सबसे बड़ी चुनौती इस मार्ग में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण में अभूतपूर्व एवं उल्लेखनीय विकास कार्य किए गए हैं और विभिन्न परियोजनाओं के कार्य तीव्र गति से प्रगति पर। विकास के लगभग 46 कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देश में प्रथम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी सराहना की है। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4 साल पूरे हुए और इसको लेकर आज योगी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देने का प्रस्ताव किया गया। रिपोर्ट कार्ड में यह कहा गया कि विदेशी निवेश के लिए या फिर किसी भी तरह के निवेश के लिए सबसे बढ़िया माहौल पूरे देश में अगर कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में। अपराध के मामले में खुद को अच्छा बताया गया। ये भी कहा गया कि पिछले 4 साल में कोई दंगे प्रदेश में नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी और भी कई चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश को अव्वल बताया गया। अर्थव्यवस्था को लेकर आंकड़े सामने रखे गए। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल की और किस तरह का ये 4 साल का कार्यकाल रहा है, इसकी थोड़ी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। हमारे साथ वाराणसी से सपा नेता पूजा यादव जी जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस जी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अतुल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाराबंकी से और जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल जी आपके पास आना चाहेंगे, इसलिए आपसे बात करना पहले में जो आंकड़े रखे गए हैं अलग अलग हम क्षेत्रों की अगर बात करें, सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है। नेशनल क्राइम की जो रिपोर्ट आती है उसमें 2020 के आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी 2019 को अगर हम आधार मानकर बात करें, आधिकारिक आंकड़ों की बात करें, तो अभी भी ये कहा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से कि पिछले 4 साल में कोई दंगे नहीं हुए। दंगों की तो बात उन्होंने की, लेकिन उसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों की बात करें, अपहरण की बात करें, तो उनका ये कहना है कि सबसे सुरक्षित माहौल यहां पर रहा है। इन आंकड़ों के बीच में, इस माहौल के बीच में सुरक्षित माहौल अगर बताया जा रहा है तो उसकी क्या वजह है? अतुल जी। अतुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए उनकी तरफ हम लौटेंगे। इंजीनियर आगा यूनुस जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यूनुस साहब, योगी सरकार ने अपना 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे, आप इस रिपोर्ट कार्ड को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 4 साल जो है यूपी बेहाल, जो बेहाली का दौर चल रहा था बीते 30 सालों से, उसी क्रम में बहुत तेजी आई है और जनता पूरी तरह त्रस्त रही है। ये ऐसे 4 साल हैं जो सरकार ने सिर्फ विज्ञापन और नाकामी इस सरकार की पूरी तरह से 4 साल में उजागर हुई है।
ये कागजों पर आंकड़े दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है। अगर आंकड़ों पे ही माने तो अपराध में, महिलाओं के साथ अपराध में, बच्चियों के साथ अपराध में यूपी नंबर 1 है। अगर मुख्यमंत्री महोदय को नहीं दिखता, अपने आंकड़े एनसीआरबी की डेटा नहीं दिखते, तो इसमें कौन क्या कर सकता है। आज योगी सरकार और मोदी सरकार, और खास तौर पर योगी सरकार पिछले 4 साल में इससे सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है। हर वर्ग, किसान के साथ छलावा किया, महिलाओं के साथ छलावा किया। किसानों के साथ ऐसी दुर्दशा की स्थिति कभी बीते कई अनेकों सालों में नहीं रही। किसानों के साथ देखिए, इन्होंने 14 दिन में गन्ना भुगतान की बात की थी कि 14 दिन में हम गन्ना भुगतान कराएंगे अगर हमारी सरकार बनती है, लेकिन क्या किया। आज देखिए 18,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, लेकिन गन्ना करीब हो रहा है। तो कहना है योगी सरकार का, अतुल जी, गन्ना उत्पादन में योगी सरकार का ये कहना है कि पिछली जो सरकारें हुआ करती थी उन्होंने तो गन्ने के उत्पादन को लेकर जो फैक्ट्रियां थी जिनमें इसका गन्ने को लेकर शक्कर बनाने का या फिर दूसरे उत्पाद बनाने का काम होता था, वो बंद कर दिए थे, हमने तो उनको वापस चालू किया है। देखिए सरासर झूठ है। अभी आप अलीगढ़ में ले लें तो यहाँ साथा चीनी मिल इंदिरा गांधी जी ने खोली थी जो प्रधानमंत्री थी। आज ये साथा चीनी मिल बंद पड़ी है और ये पूरा का पूरा ढकोसला है। आज गन्ना किसान पूरी तरह से परेशान है, आलू किसान पूरी तरह परेशान है, धान के किसान परेशान है, गेहूं के किसान परेशान है, बाजरे के किसान परेशान है, कपास के किसान परेशान है। अब मुख्य तौर पर इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो खेती होती है वो गन्ने की होती है, किसान आलू की होती है, धान की होती है, गेहूं की होती है। ये सारे लागत मूल्यों में करीब करीब दोगुनी वृद्धि हो गई। डीजल के दाम उफान पर पहुंच गए, उर्वरक के दाम उफान पर पहुंच गए, बीज के दाम देखिए, खाद के दाम देखिए, आप श्रम के दाम, श्रम की वैल्यू देखिए। ये सारी चीजें मिलाकर इनपुट कॉस्ट में लगभग दूनी वृद्धि हो गई। लेकिन आप देखिए एमएसपी पर, क्या 1865 रुपए का एमएसपी जो था, जो धान की कीमत तय की गई, वो 900 रुपए यूपी के अंदर, और यूपी के मुख्यमंत्री उसके ऊपर मौन है। उन्होंने अपने मुंह में दही जमा रखा है। बिल्कुल, ये बात जो है यूपी की जनता पूछती है। और उसके बाद देखिए आप जी, यूनुस जी, वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अतुल सिंह जी जुड़ गए हैं। अतुल सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही, वीडियो नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही, कुछ देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आपकी आवाज और आपका वीडियो हम तक पहुंच पा रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, बीजेपी से हमने सबसे पहले आपसे सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन आपसे सवाल हो नहीं पाया नेटवर्क की वजह से। इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर, अभी किसानों को लेकर जो बात कही है कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आगा यूनुस जी, उनका ये कहना था कि गन्ने को लेकर ये कहा जा रहा है कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और उसको लेकर जो फैक्ट्रियां थी वो बढ़ी हैं, लेकिन इनके आंकड़े कुछ और बात कहते हैं। इनका कहना है कि जो किसान थे उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई 4 साल में। और फिलहाल आपको नहीं लगता कि एक सबसे बड़ी चुनौती इन किसानों के दर्द को दूर करना और किसानों को अपने पक्ष में करना है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन इस बीच चल रहा है, सबसे बड़ी नाराजगी किसानों में ही है। किसानों को गलत ढंग से कांग्रेस के लोग उसको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, और किसानों का सम्मान अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है? अतुल जी, आ रही है आपकी आवाज। आपके शायद कोई फोन कॉल्स आ रहे हैं बीच में, इस वजह से आपकी आवाज कटती है। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया। हमने किसानों को सम्मानजनक उनको उनके अकाउंट में पैसा डालने का काम किया, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ओलावृष्टि और जो तमाम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा था, उनकी फसल नष्ट हो जा रही थी, हमने बीमा करवाए, हमारी सरकार ने बीमा करवाए। हमारी सरकार किसका फायदा हुआ बीमा से? बीमा से प्राइवेट अपने लोगों को, पूंजीपतियों के पेट भरने का काम किया गया है। पूंजीपतियों का पेट जी अतुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ये 4 साल का जो लेखा जोखा पेश किया है, इसमें यह कहा गया है कि हमने जो बजट है उसकी राशि को बढ़ा दिया। 2017 से पहले यूपी सरकार का जो बजट था वो 2 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, और अब 2021 की उन्होंने आंकड़े रखे और ये कहा है कि 2021 में 5.5 लाख करोड़ किया है। तो क्या इस बजट के आंकड़े को बढ़ाना ये आधार माना जाए इस बात का कि यूपी में विकास हो रहा है? जहां तक बात प्रभात जी, उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आज की प्रेस वार्ता का है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरह से 4 साल के अपने कार्यकाल के विषय में उन्होंने अपनी बात रखी है, तो जो स्लोगन उन्होंने दिया है वो रिफॉर्म, परफॉर्म और उसके साथ ट्रांसफॉर्म, ये 3 वर्ड्स उन्होंने चुने अपने इस प्रेस वार्ता में। देखने वाली बात यह है कि बजट
का यूटिलाइजेशन यानी उसका आप उपयोग कितना कर पाते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, चाहे वो कांग्रेस के समय की सरकारें रही हों या बसपा की सरकारें रही हों, सपा की सरकारें रही हों या कोई अन्य सरकारें रही हों, किसी भी सरकार का अगर बजटी ढांचा अगर आप देखेंगे तो दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो बजटी घाटा जो वो दिखाते हैं और दूसरी चीज बजट जितना भी मुक्त किया जाता है उसका कितना उपयोग या उपभोक्ता प्रमाण पत्र ये प्राप्त कर पाते हैं। उसी से एक अनुमान लगता है कि इन्होंने जो दावे किए हैं किसी सरकार ने, वो सरकार किसी की भी हो, उसने अगर दावा जो किया है कि इन योजनाओं के मद में हमने ये चीजें व्यय की हैं या खर्च की हैं, उसका आप आंकड़ा या अनुमान लगा सकते हैं सही सही। रही बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में, तो निश्चित तौर पे कुछ एक बातों से मैं सहमत हूं जो कांग्रेस के वरिष्ठ बैठे हैं। 2017 से 18 में 7% जरूर क्राइम रेट बढ़े हैं, लेकिन क्राइम रेट्स बढ़ने और अपराध और कानून अपराध के विषय में अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपराध पर नियंत्रण कर सकती है। उसकी इच्छा शक्ति इस बात पर परिलक्षित होती है कि वो कितना इच्छित है अपराध को न बढ़ने देने में। जिस तरह एक बेटी की चिता को आग प्रशासन और सरकार लगा सकती है बिना उसके घर वालों की मौजूदगी में। ऐसा इतिहास में योगी सरकार में पहली बार हुआ है जिसने देश और दुनिया में हमारे प्रदेश का नाम खराब किया। इस उत्तर प्रदेश में इससे भी और विभत्स हत्याकांड हुए हैं, इससे भी विभत्स हत्याकांड हुए। यहीं पे 17 दिनों तक लगातार एक राज्य मंत्री के लड़के के द्वारा उस तरह के कृत्य किए गए हैं। ऐसे कई घटनाक्रम आपको मैं गिना सकता हूं। आपके कांग्रेस के कार्यकाल के समय में हक भी छीन लिया गया है। एक घटना बताएं जिसमें परिवार से चिता का हक छीन लिया गया हो। एक घटना बताएं जिस तरह से हाथरस में किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और पूरी सरकार व प्रशासन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये सारे के सारे कहने लगे कि ये तो बलात्कार हुआ ही नहीं, ये तो गैंग रेप है ही नहीं। और आखिर सीबीआई ने क्या चार्जशीट में दाखिल किया है? आज आप वाकिफ है उस घटनाक्रम में हुआ क्या था? आपको जानकारी है कि वर्तमान में घटनाक्रम में पूरी जानकारी है। मैं इसी क्षेत्र से आता हूँ, मुझे पूरी जानकारी। 20 करोड़ की आबादी पर आप किसी एक विषय पे नहीं रुक सकते। अरुण जी पहली बात आप अपने क्रम में अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर। अरे भाई कानपुर उन्नाव में आपको रोजाना हर दूसरे दिन बड़ी से बड़ी विपत्त घटनाएं घटनाएं। आप अपनी बात अपने क्रम में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे मेरा विषय, मैं जो आकलन करता हूँ या हर व्यक्ति अपने अनुसार आकलन कर रहा है सरकार के। आप अपने टर्म पे अपनी बात रखें, मैं अपने टर्म पे अपनी बात रखूं, ज्यादा बेहतर होगा, डिबेट ज्यादा सुदृढ़ होगा। अरुण जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। जी अरुण जी मैं वापस लौटूंगा। हमारे साथ सपा नेता पूजा यादव जी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी अरुण जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए जहां तक सवाल प्रतिपक्ष का है, तो प्रतिपक्ष जब भाजपा प्रतिपक्ष में होती है तो तत्कालीन सत्ता पक्ष के विरुद्ध वो उन मुद्दों को उठाती है जो मुद्दे इस तरह से जनता को उद्वेलित कर सकें, जो जनता के मन में जगह बना सके। जेल के अंदर सीएमओ के हत्याकांड हो गए थे, यही इसी रोड पर लगातार 17 दिनों तक आतंक चला था। निठारी कांड शायद वो भूल चुके हैं। ऐसे कई कांड में गिना सकता हूं। विभिन्न सत्ताधार निठारी कांड से लौहमरसक कांड इस प्रदेश में कभी आज तक नहीं हुआ, आज तक के रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसमें अबोध बच्चियों के लाइन लग चुकी थी। इतनी हत्याएं हुई थी अबोध बच्चियों की, और इससे भी नृशंस हत्याकांड हुए थे और लाशों का पता नहीं चला था। जो बात कह रहे हैं कि लाश का हक नहीं मिला था, ऐसे 45 माँ बाप थे जिनके कांग्रेस की हुकूमत की बात करें अगर आप, ये आप जो बात कर रहे हैं 30 साल के अंदर की बदहाली की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। और आपने जो भी बातें उठाई, मैं बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में जो लोगों को हक था, जो अपराध मुक्त यूपी था, उसके बारे में अगर आपके पास नहीं मिलेंगे। कांग्रेस की सरकार में 20 रुपए आप सेंट्रल से भेजते थे और गरीब किसान कांग्रेस अगर आए दिन जो है भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा नेता पकड़े जा रहे हैं। बलात्कार में बीजेपी का विधायक अंदर है। हमें आप केवल एक बात का जवाब दीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार में इतनी शुचिता, इतनी अच्छाइयां, इतना एक तरीके से अपराध मुक्त प्रदेश था, तो क्या वजह रही कि आज पिछले 27 वर्षों से ये स्थिति निर्मित हो चुकी है कि कांग्रेस अपनी सम्मानजनक सीटें विधानसभा में नहीं ला पा रही है?
जवाब दीजिए आप इस बात का। मैं आपकी बात का जनता इनको पहचान चुकी है, बहुत अच्छे से पहचान चुकी है और जवाब भी दे रही। हर चुनाव में आपको जवाब चाहिए। निश्चित तौर पर जमीन किसी भी काम सरकार करते का, रहे, हमें कुछ कमियां जवाब नहीं दे होगी। रही है। सरकार का जो कार्यकाल होता है, अगर आप उसके बृहद स्वरूप में जाएंगे। और ये आप जवाब ले लें, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विज्ञापन वाली सरकार की तरह हमने सरकार नहीं चलाई। ये अमीरों का पोषण, गरीबों का शोषण की तरह हमने सरकार नहीं चलाई। हमने किसानों को बदहाल, आज किसान बताइए 300 से ज्यादा किसान बॉर्डर पर मर गए, अब पूछने वाला कोई नहीं। चीफ मिनिस्टर के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले संवेदना के, प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। ये संवेदना, ये पूंजीपतियों की सरकारें, गरीबों का शोषण, अमीरों का पोषण वाली सरकार आज पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। पूरे कोविड काल में 2 व्यक्ति की आमदनी में तूफानी वृद्धि हो गई, वो अडानी और अंबानी की। अब पूरा देश बेड़े गर्क में चला गया। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, रोटी को मोहताज पड़ा है। पूरा देश नहीं कर रहा, कांग्रेस के लोगों को ये अपनी जमीन कैसे देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर हत्याकांड, मैं आपको अभी पड़ेगा देता है। सस्ती जमीन खरीद कर और बनीरा को दिया था। आप भूल गए सारी चीजें। पब्लिक को आप चूसते हो और लूटते हो। देखो आपने दिखा दी आपको। आप लोग ढोंगियों की सरकार चल रही है। यूनुस जी, मैं ये कह रहा हूं, एक बार में एक व्यक्ति बोले, आपने अपनी बात कह दी, आपने जो आरोप लगाए हैं एक बार उनका जवाब तो लें हम उनसे, आप उनको तो सुनिए, जो कि अगर कोई जवाब दे रही है उनको उनके समय में सुनिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैं एक बार अतुल जी के पास वापस लौटना चाहूंगा। अतुल जी, आपने अभी कहा कि कानून के मामले में जीरो टॉलरेंस की लेकर आपने बात की, किसानों के मामले को लेकर जैसा यूनुस जी ने कहा उस पर आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए अपराधों को लेकर कई बड़े मामले ऐसे हुए हैं पिछले दिनों में जिन्होंने यूपी सरकार की जो अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें थोड़ा सा विरोधाभास देखा है। जीरो टॉलरेंस किसको लेकर? सिर्फ क्या अपराधियों या फिर जो माफिया हैं उनके मकानों को गिराने को लेकर ही जीरो टॉलरेंस है, या फिर अपराधों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस है उन लोगों पर भी, प्रशासनिक अमले पर भी की जानी चाहिए जो अपराधों में लिप्त पाया जाता है? महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा जो अपराध के आंकड़े हैं उसमें राजस्थान, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत ज्यादा सही स्थिति में नहीं है। अतुल जी, अतुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अरुण जी, अभी एक और चीज जो आज सीएम योगी ने कही है, लेकिन उसके बीच में मैं थोड़ा सा चुनौतियों की तरफ जाना चाहूंगा। 4 साल का पूरा कार्यकाल, अगला जो चुनाव आना है 2022 में, आपको क्या लगता है? अब तक सारे चुनाव यूपी में मोदी के चेहरे पर लड़े गए, पिछला विधानसभा भी मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन अब 4 साल का कार्यकाल योगी सरकार सामने रख चुकी है, अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रख चुकी है। आपको क्या लगता है कौन सी नई चुनौतियां अगले 1 साल में उनको साधना होगा, उन चुनौतियों का सामना करना होगा ताकि योगी अपने काम और अपने चेहरे पर 2022 में चुनाव लड़ सके? प्रभात जी, इसके लिए 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा कि मुख्तसर सी जिंदगी है ये अजीब अफसाने, यहां तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में योगी जी की जो हालत है वो लगभग इसी तरीके की है कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, यहां तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। 4 वर्ष के कार्यकाल में जितनी उन्हें बाहर से चुनौती नहीं मिली है, जो अभी वरिष्ठ हमारे अग्रज बोल रहे थे, ये कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, इन 4 वर्षों के कार्यकाल में अभी हाल ही में 1-2 महीने से जो प्रखर विरोध दर्ज कराया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, या खास करके जो जब से केंद्र में किसान का मुद्दा चला है, इसके पूर्व के 3 साल को अगर आप देखेंगे तो जो प्रखरता होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। तो जो योगी सरकार को चुनौतियां हैं वो भी बाहर से कहीं ज्यादा, प्रतिपक्ष से कहीं ज्यादा भीतर से।
उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा आगामी या नहीं लड़ा जाएगा, इसको भी तक लेकर के संशय की स्थिति पैदा की जा चुकी है। दो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी पहले से बनाए जा चुके हैं और एक अरविंद शर्मा एक आईएएस ऑफिसर हैं जो अभी हाल ही में एमएलसी कोटे से आने के बाद उनकी भी नियुक्ति की कुछ चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ नौकरशाही की अगर बात करें तो नौकरशाही पे किस तरह का नियंत्रण है, चाहे वो फील्ड के आईएएस हो, आईपीएस हो या उनको लेकर के। तो जो मेरा अपना मानना है, मेरा जो अपना आकलन है वो ये कहता है कि बाहर से कैसे कहीं ज्यादा उन्हें भीतर की चुनौतियां रहा प्रशासनिक कार्यों का जहां तक सवाल, तो निश्चित तौर पर जहां पर जो प्रयास होने चाहिए, जो सरकार के कुछ विषय हैं जिसमें सरकार के जो दावे हैं वो उस पर वो खरी उतरती है, कुछ विषय है जहां पर निश्चित तौर पर विपक्ष उस पर सवाल उठा सकता है। जहां तक सवाल आज तक के पूर्ववर्ती सरकारों का देखें तो जो हमराही हुआ करते थे, माफिया भूमाफिया हो या आपराधिक छवि के लोग हों, वो हमराही हुआ करते थे। निश्चित तौर पे इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 170 ऐसे माफिया हैं जो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। उसमें से कई इनकाउंटर में भी मारे जा चुके हैं और कई आज जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कुछ एक घटनाक्रम, कुछ एक कार्य ऐसे हैं निश्चित तौर पे सराहनीय है। चुनौती अगर जहां तक सवाल है वो निश्चित तौर पे बाहर से कहीं ज्यादा मुझे लगता है भीतर से चुनौतियां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिलेगी। और जिस तरीके के कार्यकाल के बारे में उन्होंने आज अपनी बात रखी है उसमें ज्यादातर संबोधन में विषय जो रखा वो प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाएं जो चालू की गई हैं उसका यूपी सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया वो राष्ट्रीय स्तर पे जो तृतीय स्थान हासिल किया यूपी ने, उसकी चर्चा ज्यादा की और पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना की उन्होंने। जी यूनुस जी, विदेशी निवेश देखिए क्या है कि सबसे पहले जरूरी होता है कि किसी भी देश में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री कई चीजों को आगे बढ़ाती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा जो फुटफॉल होता है पर्यटन के लिहाज से भी वहां पर फिर नई चीजें डेवलप होने लगती हैं। जब सरकार के पास पैसा आता है तो वो अलग अलग विकास के जो कार्य है उनको पूरा कर पाती है। फिलहाल जो आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसमें उन्होंने कहा है कि यूपी, जापान, अमेरिका, इस तरह करीब 10 देश है जहां से 45,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आया है। कांग्रेस सरकार, अगर हम 27 सालों के पीछे जाते हैं तो चलिए हम ये नहीं कहते कि इतना तब आता, लेकिन कंपैरेटिवली इस 4 साल के कार्यकाल में और पिछली बार जब भी कांग्रेस के सहयोग से या कांग्रेस के अकेली की अगर कोई सरकार रही तो उसमें 4 साल के उन आंकड़ों को अभी से कंपेयर करते तो आपको लगता है कि कांग्रेस ज्यादा मजबूती से काम कर पाई विदेशी निवेश को लेकर या फिर इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये लोग विपक्ष में थे, भाड़ में जाए जनता पार्टी वाले, ये लोग जो थे तब तो ये स्वदेशी का नारा देते थे। तब ये कहते थे स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एफडीआई पर इन्होंने 51% की एफडीआई नहीं करने दिया और ये कहते थे कि विदेशी निवेश आएगा और देश डूब जाएगा। और आज ये 100% एफडीआई पर पूरे देश को रिटेल में चला रहे हैं। आज ये एफडीआई की, आज विदेशी निवेश की बात करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने कितने लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया? आपने 5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया, कहाँ है वो? आज आप 45,000 करोड़ की बात करते हैं कि आपके पास विदेशी निवेश आया है। आज इतने 25 करोड़ की जनता जो एक खुद एक देश की जनसंख्या से आमतौर पर ये उसके मुंह में ये कुछ नहीं है, ये झूठ है। ये पता है कि ये विदेश निवेश उसने कहाँ लगाया, क्या क्या बना, क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई। अरे आपके पास, आपने तो 5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया, वो क्या हुआ उसका? यूनुस जी 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। यूनुस जी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। अभी आपके वहां पर जो भी हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है उसमें अगर किसी के वहां पर कोई टीवी चल रहा है उसकी आवाज अगर आपने तेज कर रखी तो उसे बंद कर दे, क्योंकि वो इको बनकर सामने आ रही है। पूजा यादव जी हमारे साथ सपा से जुड़ गई हैं। पूजा जी सुन पा रही हैं मुझे? जी पूजा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पाई है। उसको म्यूट बटन को आप एक बार सही कीजिए, म्यूट हटाइए उसमें, ताकि अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक आए। जो टीम वहां पर है मौजूद, टेक्निकल टीम, उनसे कहिएगा अनम्यूट करें आपको। अब म्यूट हो रहा है आपका। चलिए मैं वापस लौटूंगा, तब तक आप अनम्यूट कर लीजिए और टीवी की आवाज को बंद कर लीजिएगा। अतुल जी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल जी, अभी आप थोड़ी देर के लिए आपसे संपर्क कट गया था, लेकिन जो इकोनॉमी के आंकड़े की बात करें या फिर विदेशी निवेश की बात करें, ये कहा जा रहा है कि 45,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश है। लेकिन जमीन पर अगर हम बात करते हैं, अगर 45,000 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है या फिर आया है 10 देशों से,
फिर क्या वजह है कि यूपी और बिहार ये दो ऐसे राज्य आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग नौकरी करने के लिए राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? अतुल जी। ये अभी की बात नहीं, ये पहले, इसके पहले जरूर ये था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बाहर नौकरी करने के लिए जाते थे, लेकिन जब से इधर हमारी सरकार आई है, जब से पलायन कम हुआ है, आप सुनने के आदी बनिए थोड़ा, तब से पलायन कम हुआ है। और लोकल कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, लोकतंत्र में झूठ बोलना मना है। पटरी व्यापारी, रेड़ी व्यापारी, छोटे छोटे जो उद्योग है, उन लोगों को रोजगार देने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने किया है। कम ब्याज पर उनको लोन मुहैया कराया। आज पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी, भयानक महामारी के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा काम किया। किसी भी गांव में आप पता कर लीजिए, गांव में कांग्रेस के भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए गांव में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको फ्री राशन नहीं दिया गया, मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया और छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के चलते उनको रोजगार दिया गया। आप कैसी बात कर रहे हैं कि लोग रोजगार नहीं मिल रहा? जी भाई साहब, खाद्य सुरक्षा बिल कानून केंद्र सरकार जब यूपीए की थी, सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने देश को दिया, जिसमें 35 किलो अनाज, गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है, जिससे गरीब उनके पेट वो देश के पास नहीं करता था। अगर गरीबों के पास जाता, अगर कोरोना में आप पड़ते, अगर साथ न्याय करते तो आपको ये देखने पड़ते क्यों नहीं होता। अतुल जी, अतुल जी, यूनुस जी, के लिए आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। अतुल जी, यूनुस जी, 1 मिनट। हमारे साथ पूजा यादव जी, अगर वो हमारी आवाज सुन पा रही है तो। पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पूजा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप पूजा जी? शायद कोई तकनीकी खामी है, इसकी वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अतुल जी, एक और चीज ये कहा जा रहा है कि शिक्षा की बात करें तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की बात कही गई। इसके अलावा बालिकाओं के लिए स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई। लेकिन फिर भी ये जो आंकड़े हैं, ये कहा तो जा रहा है कि सब कुछ मुफ्त में बांटा जा रहा है, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाएं? जिस तरह की योजनाएं 57% बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं 1 साल में, ये कोरोना काल में 57% 57 बच्चे कोरोना काल में स्कूल छोड़ चुके हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, घर बैठ गए। वो मेरी बात सुनिए, वो कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बच्चों को अपने स्कूल नहीं भेजा गया। मेरी बात सुनिए, प्राइमरी में आप प्राइमरी में जाकर देखिए, प्राइमरी में बच्चों को ड्रेस, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में आप जाकर देखिए, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था जाकर देखिए, वहाँ खाने से लेकर पीने से लेकर यूनिफॉर्म, वहाँ की साफ सफाई, साफ सफाई, रख रखाव, खाने पीने, ये सारी चीजें सरकार ने मुहैया की है। आपकी सरकार में आपकी सरकार में क्या कर रहा था? बच्चों प्रमोट कर रहे हो, आपके बच्चों की शिक्षा के पार्टी के लोग कोई भी प्राइमरी की तरफ रुख नहीं करते थे। गरीबों के शरीर से उनको बदबू आती थी आपके पार्टी के लोगों को। हमने हमारी विकास का नारा दिया, सबके साथ उन्होंने तुमने क्या किया? कौन से डिग्री खोले, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने तुमने स्कूल बनाए, कितने प्राइमरी स्कूल बनाए, बताओ एक नाम। अभी अगर बंद करो, अगर कुछ नहीं किया, एक अस्पताल बनाया, स्कूल और सबकी चीजों का मुहैया किया। आपने, आपकी सरकारों ने सिर्फ जबान का प्रयोग किया, कागजों पर काम किया। कागजों के आपने किसी गरीब के लिए काम नहीं किया। जेब पर डाका डाल रहे हो।
डायरेक्ट अतुल जी भाई साहब आपको रोकना चाहिए बीच में। अतुल जी क्योंकि इनके चल पा रहे सपा नेता भी जुड़ी हुई है। ज्यादा दर्द हो रहा है। जब तक नेट नहीं से पकड़ेगा तब तक आवाज भी नहीं आएगी। आपने हमारे जनता ने आपको पूरे देश में सुन लेते हैं एक बार। फोटो खींचकर ट्रैफिक पुलिस के नाम पर तुम अपनी उगाही कर रहे हो जनता से। चलिए बड़े मुद्दों की बात करते हैं सर, बड़े मुद्दों की बात करते हैं। यूनुस जी बड़े मुद्दों की बात करते हैं। यूनुस जी किसी को ये कोरोना काल में तुमने किया, उसका वसूली कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चा चलेगा उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, आप उसको सरकार की तरफ से आप वसूली कर रहे हैं। अपनी मानसिकता बदलिए, आप सबसे मानसिकता बदलिए। सड़कों पर है, उत्तर प्रदेश का सड़कों पर है। आज आपको गांव में नहीं घुस सकते, आप गांव में जाने की स्थिति नहीं है आपकी। आपकी हिम्मत नहीं गांव में घुसने की, आपकी स्थिति हो गई अपने आप। यूनुस जी चर्चा केवल एक पक्षी नहीं होती, आप दूसरों को भी अवसर दें बोलने का, दूसरों को भी अवसर दे बोलने का। ये अवसर देना चाहते हैं, ये तो अपनी तेज आवाज से लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इनका इतिहास रहा, इनका होती है, आपकी आवाज नहीं सुन रहा। अब आपकी घर वापसी तय है बीजेपी वालों। बीजेपी मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को, समय पूरा हो गया है, समय नहीं बचा है। आप सभी आपको रोकना चाहूंगा यूनुस जी, अतुल जी आपको रोकना चाहूंगा मैं, समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है। चीजें बहुत सारी रखी हैं, हालांकि अलग अलग मुद्दों पे हम बात करना चाह रहे थे। सपा नेता की भी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी ने जो कहा और कांग्रेस ने जो कहा, उससे ये बात साबित होती है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बीजेपी के कार्यकाल की बात करें या फिर कांग्रेस ने किसी के साथ गठबंधन बनाकर जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में किया, उससे बहुत नए कदम और बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सिर्फ 5 सरकार ने एक सेकंड का समय लेना। 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर लूट कर सकते हो, ये दिखाया किस तरह से या तो योगी सरकार में अपराधी सिलेंडर मार देंगे या फिर वो जेल के अंदर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध का कोई रूप नाम नहीं है और अपराध नहीं हो सकता। या भारत या निर्मम निष्ठुर और संवेदनशील सरकार हो। छोड़ के आगे ले जाने के लिए, किसी भी राज्य को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है और ये 4 साल या 5 साल तय नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी बीजेपी में योगी सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। अगले 1 साल में उनको अपनी छवि जो अभी तक बनी है एक हिंदुत्व नेता की, उस छवि से उनको थोड़ा सा अलग भी रहना होगा। सर्व समाज के लिए वो किस तरह से एक अच्छे नेता के तौर पर सामने आए, ये छवि उनको सुधारनी होगी। इसके अलावा किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के नेताओं को एंट्री नहीं मिल पा रही है। इन सबके बीच में एक नई छवि के साथ अगले 1 साल में वो कुछ उनको करना होगा ताकि आने वाला चुनाव वो अपने चेहरे पर। कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि कांग्रेस को अभी 27 साल के बाद अपना इतना लंबा वनवास खत्म करने के बाद, चाहे किसी के साथ गठबंधन के साथ या फिर किसी के साथ ना होकर अकेले अपने दम पर इस तरह से चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो भी वो कोशिशें कर रहे हैं, उस कोशिशों को इस तरह से कामयाब करें कि जनता का भला हो। ना सिर्फ सरकार चलाने के लिए वो चुनाव जीते, बल्कि जनता को और तेजी से आगे ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी कोशिशों को अंजाम दे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास खबर की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।